देखो, हाँ तो वर्चुअल बॉक्स ओपन किया, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार्ट में क्लिक करना, उसके बाद इधर टर्मिनल दिखेगा। अगर टर्मिनल नहीं दिखेगा तो क्या करना है, टर्मिनल नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ALT टी दबाना है, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। क्या बोला मैं, कंट्रोल ALT कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी एक साथ दबाना, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इधर लिखना है एक gedit, एक फाइल का नाम दो a1.c, ये लिखना, एक फाइल ओपन होगा। ठीक है, इधर सी प्रोग्राम का कोई भी कोड लिखो, ये सब बोलेंगे, बस एक एग्जांपल दिखा रहा है कि कैसे होता है इधर। ठीक है, ये हो गया, स्पेस दे देना थोड़ा, स्पेस दे देना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इसको सेव करना। ठीक है, कंट्रोल S, सेव हो गया। उसके बाद टर्मिनल पे जाना है, तो यही प्रॉब्लम करता है टर्मिनल का, ये टर्मिनल में भी भूल गया कैसे, मैं कंट्रोल वो दबा दो, कंट्रोल C। कंट्रोल C ना, हाँ ठीक है, सही है। उसके बाद gcc a1.c, उसके बाद कंपाइल हो गया, मतलब कोई एरर नहीं है। उसके बाद ./a हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, प्रिंट हो गया। सही है, समझ में आया कैसे ओपन होता है। और नया लाइन के लिए कंट्रोल C दबाना पड़ता है, मैं भूल गया था, वो बता दिया। मैं इसमें कोड नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो इसमें कोई ब्रैकेट, सारे के सारे ब्रैकेट खुद क्लोज करना पड़ता है, इंडेंटेशन नहीं आता बहुत, और स्लो इन्वायरमेंट है, मतलब बहुत काम करने में दिक्कत होता है। तुम इधर तुम कोड कॉपी कर सकते हो, इधर कोड कॉपी नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं, लेकिन विंडोज से कॉपी करके इधर नहीं ला सकते। सी करके अगर एग्जाम दे रहे हो तो बोलेगा वर्चुअल बॉक्स ओपन करके कोड करने के लिए, एग्जाम जब होगा तुम लोग सी का, हम लोग के टाइम पे यही बोलते थे कि वर्चुअल बॉक्स ओपन करो करके एग्जाम दो। ठीक है, कॉपी इधर कैसे करते हैं, इधर का ये ओपन करना, इधर कोड सर्च करना कॉपी करके, इधर का फायरफॉक्स से अगर तुम कोड को मोजिला से अगर तुम कोड कॉपी करोगे तब इधर पेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होता। ठीक है सर, पूरा का पूरा अलग ही सेटअप है, ये लिनक्स पे चलता है इसलिए ये सब होता है, जो भी है बहुत स्लो इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्लोज करते हैं, इसमें हम लोग कोड नहीं करेंगे, ना चाहिए तो करो, हम ऑनलाइन कोड यूज करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर। ओके, ऑनलाइन कंपाइलर का क्या दिक्कत होता है, कुछ दिक्कत होता है, क्यों हम लोग क्यों ऑनलाइन कंपाइलर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर का उन लोगों का एक अलग सेटअप है। ठीक है, सी तुम्हारा प्लेटफॉर्म मतलब सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब तुम्हारे मशीन पे एक कोड चलेगा, वो कोड दूसरे मशीन पे नहीं भी चल सकता है, मतलब जो कंपाइलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 64 बिट में एक जैसा कोड चलता है, 32 बिट में एक जैसा कोड चलता है, डिपेंड करता है। इसीलिए ऑनलाइन कुछ कुछ कोड तुम्हारा ऑनलाइन कंपाइलर में एरर दे देता, यही ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने का दिक्कत है, बाकी सब सही है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे ऑनलाइन कंपाइलर। भैया इसका कोई नहीं है जुपिटर नोटबुक की तरह की सेव भी हो जाए? हाँ है, कोडिंग ब्लॉक्स, वो बता दीजिए। कोड ब्लॉक्स, वो इंस्टॉल करने बैठेंगे तो आज का क्लास इधर ही खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ये है, ठीक है, पढ़ते हैं। देखो एनवायरनमेंट कुछ भी होगा तो बता देंगे, लेकिन वो इंस्टॉल करने बैठेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोड ओके ब्लॉक्स भैया। हम देख लो, कोड ब्लॉक्स नाम का एक चीज है, हम बता देंगे। ठीक है, अभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो,
सीखते हैं, पहले प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी। तो ठीक है, तो कॉपी निकाल लो। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीज बोलूंगा और नोट कर लेना बीच बीच में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, तो पहले से एक बार में मैं मानता हूँ कि जब तुम कोई चीज पढ़ो तो एक बार में ही ऐसे पढ़ो कि वो पूरा तुम्हारा तैयारी हो जाए। तो पहली बार पढ़ रहे हो, जो जो लोग पहली बार सी पढ़ रहा है, तो पहली बार में ही ऐसे पढ़ो कि 4 साल तक नहीं पढ़ना पड़े। नोट बना लो और नोट फॉलो करके आगे चलेंगे, और जो जो क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में उससे ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या है, करते हैं। तो सी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सी क्या है। उससे पहले जान लेते हैं कोई भी लैंग्वेज का 4 मेन मुद्दा होता है। ठीक है, पहला चीज कि वो डाटा स्टोर करता है। ठीक है, दिमाग में घुसा लो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, पहला चीज कि वो डाटा स्टोर करता है। दूसरा चीज कि वो उस डाटा के ऊपर काम करता है। तीसरा चीज कि वो उस डाटा को कंपाइल करता है। और चौथा चीज, मतलब कंपाइल करने का मतलब जो तुम डाटा दिए हो, जो तुम ऑपरेशन करने बोल रहे हो, उसके उसको देखता है कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। गलती होगा तो आउटपुट नहीं देगा, गलती नहीं होगा तो आउटपुट दे देगा। ठीक है, और चौथा चीज तुम्हारा आउटपुट देता है। क्लियर? तो 4 क्या क्या काम होता है। पहला, तुम्हारा डाटा लेता है, ऑपरेशन क्या करना है वो लेता है, उसके बाद देखता है जो डाटा एंड ऑपरेशन करने के लिए तुम बोले हो वो सही दिए हो या गलत दिए हो, उसके ऊपर कंपाइल करता है उसको, उसके बाद वो आउटपुट दे देता है। यही कोई भी लैंग्वेज का मेन मुद्दा होता है। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? सी प्रोग्रामिंग तुम्हारा AT&T बेल लैबोरेटरीज में यूएसए में जो है, उसमें 1972 में डिजाइन हुआ था। ठीक है, जो आदमी ने किया था उसका नाम है डेनिस रिची। 1972 ने लिख लो, उसका नाम है डेनिस रिची। क्या है, एक कुछ नोटपैड वगैरह नहीं होता इसमें। प्रिंट 3, एक मिनट रुको। जो जो चीज हम लिखेंगे वो लिख लो। कि पहली बात कि 1972 में सी पहला बार इन्वेंट हुआ था, पहले इन्वेंट हुआ था। और इसका जो डिजाइन और इन्वेंशन किया था उसका नाम है डेनिस रिची। DEN, डेनिस रिची, ICHI। ओके, डेनिस रिची 1972 में इन्वेंट हुआ था, यूएसए में इन्वेंट हुआ था। किधर हुआ था? यूएसए में इन्वेंट हुआ था। और जो इन्वेंट किया था उसका नाम है डेनिस रिची। ठीक है, क्लियर? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, इतना पुराना लैंग्वेज है, क्यों जानना जरूरी है? ठीक है, पहली बात तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस करके जितना भी आज का लैंग्वेज है, सारा का सारा स्ट्रक्चर तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस करके ही तैयार है। ठीक है, तो जितना भी C++ उठा लो, C# उठा लो, जावा उठा लो, कुछ भी उठा लो, वो सारे के सारे जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी चीज है, वो सारे के सारे लैंग्वेज जो उसके बाद आया वो सी प्रोग्रामिंग से ही आया है। मतलब सी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। पहली बात बोलो तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो दूसरी बात है कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हम लोगों का, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, ये सारा का सारा चीज सी में लिखा हुआ था। ठीक है, एंड्रॉयड पहले सी में लिखा हुआ था, उसके बाद एंड्रॉयड के लिए आया जावा, उसके बाद आया कोटलिन। अभी कोटलिन को एंड्रॉयड का ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया। अभी फ्लटर आ गया, फ्लटर से तुम कोड लिख सकते हो। तुम फ्लटर से अभी बहुत आसानी हो गया कि एक कोड लिखो, वो iOS में भी चल जाएगा, विंडोज में भी चल जाएगा और एंड्रॉयड में भी चल जाएगा। उससे वो लैंग्वेज का नाम है फ्लटर। फ्लटर से ऐप डेवलपमेंट जो लोग करते हैं वो तीनों एनवायरनमेंट के लिए एक साथ ही एक ऐप बनाते हैं। मतलब एक कोड तीनों एनवायरनमेंट में चल जाता है। लेकिन जावा और कोटलिन से क्या होता है, वो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए ही चलता है। और पहले iOS के लिए एक अलग लैंग्वेज यूज होता था, उसका नाम है स्विफ्ट। तो जो भी है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सारे के सारे सब कुछ सी से आया है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है, जितने भी हार्डवेयर है, ठीक है,
सोच लो तुम्हारा माइक्रो ओवन है, वॉशिंग मशीन है, डिजिटल कैमरा है, टीवी है, जो भी है, माइक्रो सब में माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब काम पे आता है। तुम लोग जिन लोग सेकेंड ईयर में हो उन लोग का एक सब्जेक्ट होगा एमपीएमसी, है ना, सेकेंड ईयर वाले? हेलो, नहीं नहीं है भैया, नहीं है ये सब। एमपीएमसी नहीं है तुम लोगों का? सेकेंड ईयर वाले का एमपीएमसी नहीं है? नहीं है, नहीं है। होना नहीं। चाहिए। इसका फुल फॉर्म ठीक क्या है, हो गया? माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर एक सब्जेक्ट होता है, हाँ रहेगा। मेरा नहीं तो थर्ड है। ईयर, थर्ड ईयर नहीं में भैया, है। नहीं है अभी। क्या किसी का थर्ड ईयर में होता है, सेकंड किसी का थर्ड ईयर में होता है, किसी का सेकेंड ईयर में होता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा वॉइस कट नहीं रहा है ना, ऑडिबल है ना पूरा? मेरा वॉइस पूरा ऑडिबल है ना, कट नहीं रहा है ना? हाँ हाँ भैया, भैया, ऑडिबल ऑडिबल। है। हाँ ठीक है ठीक है। तो एमपीएमसी एक सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट, जो सेकंड ईयर में रहता है या थर्ड ईयर में रहता है, ऐसा कुछ। वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर होता है। तुम्हारा जो मदरबोर्ड होता है ना, तुम्हारा सीपीयू मतलब लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप का जो मदरबोर्ड होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। बहुत सारी चीज में, जितना भी चीज है उसमें माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होता है उसको, उसका नाम है सी। और उस प्रोग्राम लैंग्वेज को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं एम्बेडेड सी। ठीक है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग अगर क्लास अगर तुम लोग करे होगे कि ब्लूटूथ कार्ड, आरसी कार्ड, ये सब कैसे बनाते हैं, अगर तुम लोग ये सब प्रोजेक्ट में बनाए होगे तो देखना कि उसमें जो लैंग्वेज यूज होता है उसका नाम है एम्बेडेड सी। मतलब सी लैंग्वेज ही उसमें यूज होता है। तो हार्डवेयर के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो भी है तुम्हारा सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा बात तुम्हारा, और चौथा जो पॉइंट है वो है कि बहुत सारा गेम का जो एनिमेशन है, पहले जमाने में जो गेम खेला जाता था कंप्यूटर एनिमेशन, हम लोग जब छोटे थे तब एक गेम था आईजीआई, तो डायरेक्ट एक्स नाम का भी एक गेम होता था। तो जितना भी गेम है, पहले इस गेम का जो 3D डिजाइन होता था कंप्यूटर गेम्स का, डायरेक्ट एक्स गेम का जो फ्रेमवर्क था, मतलब कैसे दिखेगा, ये सब सी लैंग्वेज से ही, सी लैंग्वेज जो कोड होता था उसके पीछे, वो कोड सी लैंग्वेज के ऊपर ही बेस होता था। ठीक है, तो क्या क्या हुआ कि तुम्हारा सी लैंग्वेज से सारा का सारा लैंग्वेज का जो मेन स्ट्रक्चर वो आया। दूसरा बात, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज से बना। तीसरा बात तुम्हारा जितना भी हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर वाला चीज, जैसे तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, एम्बेडेड सी का यूज होता है तुम्हारे एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में। और तुम्हारा जो माइक्रो ओवन है घर में जो यूज करते हो, वॉशिंग मशीन है, डिजिटल कैमरा वगैरह, ये सब में सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग चलता है। और चौथा जो है तुम्हारा जो गेम डिजाइन है कंप्यूटर का, जो यूनिक्स यूआई डिजाइन है, मतलब यूजर इंटरफेस जो तुम देख रहे हो सामने से, उसके पीछे जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट चलता है वो भी पहले सी चलता था। आज टाइम बदला, उसके साथ साथ बहुत कुछ इन्वेंट हुआ, मतलब इन उसके उससे बहुत कुछ इन्वेंट हुआ, लेकिन जो मेन बेस है वो सी ही है। ठीक है, और इसीलिए हर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सी सिखाता है कि अगर सी तुम्हें आ गया तो बाकी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगा, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ठीक है, और यही है। तो इसीलिए सी इम्पोर्टेंट है, सीधी सी बात है। तो ज्ञान बहुत हो गया, अब सी में घुसते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ चीज होता है कांस्टेंट, सी में कुछ कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो जिसे तुम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट होता है, कुछ वेरिएबल्स होता है, कुछ कीवर्ड्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कितना टाइप का कांस्टेंट होता है नोट कर लो। हाँ, ये सब चीज कितना टाइप, सी में कितना टाइप का कांस्टेंट होता है, दो टाइप का कांस्टेंट होता है। दो टाइप का कांस्टेंट होता है, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी, और मैं नहीं लिखूंगा प्राइमरी कांस्टेंट। दूसरा होता है तुम्हारा सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, तो दो टाइप का कांस्टेंट होता है, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है तुम्हारा सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर क्या क्या आता है? प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर आता है तुम्हारा इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, ये सब आता है प्राइमरी के अंदर। ठीक है, प्राइमरी के अंदर ये सब आता है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, लिख लो। और उसके बाद सेकेंडरी के अंदर आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनम, एक्सेट्रा, यूनियन। ओके,
तो मैं क्या बोला कि दो टाइप का कांस्टेंट होता है, एक होता है तुम्हारा प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है तुम्हारा सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर क्या क्या आता है, एरे कांस्टेंट, पॉइंटर कांस्टेंट, स्ट्रक्चर कांस्टेंट, एनम कांस्टेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर? इतना तक सबको नोट कर लिया? पॉइंटर के बाद क्या है भैया? पॉइंटर के बाद स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर कांस्टेंट, यूनियन कांस्टेंट, एनम कांस्टेंट। ठीक है, वो सेकेंडरी के अंदर आता है। ये वो लास्ट वाला क्या है उसका स्पेलिंग? एनम, ENUM। ठीक है, एनम। क्लियर? हाँ भैया। ठीक है, तो मिनट रुको। तो ये हो गया तुम्हारा ये। उसके बाद क्या है कि देखो, जो इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो भी नंबर, जो कांस्टेंट एटलीस्ट 1 डिजिट हो। दूसरा बात कि उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, मतलब 2.0 एक इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, 2.01 इंटीजर कांस्टेंट है, 2, 3, 4 ये इंटीजर कांस्टेंट है। नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, -2, -3, -4, ये सब इंटीजर कांस्टेंट है। मतलब 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। ठीक है, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। क्लियर? इंटीजर कांस्टेंट में जो आता है उसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका एक रेंज होता है। ठीक है, इधर ही मैं बोला था कि मैं कुछ स्टार्टिंग में बोला ना कि ऑनलाइन कंपाइलर तुम लोग जो यूज करते हो उसमें कुछ कुछ प्रोग्रामिंग नहीं रन होता, और तुम्हारा लोकल प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ रन होता है जो उसमें नहीं रन होता, जो उसमें रन होता है इधर कुछ रन नहीं होता। तो क्या इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अभी आऊंगा। जो रियल कांस्टेंट का रेंज है, उसका रेंज है -21474 8 3 6 4 8 से लेकर +214783647 तक। ठीक है, जो इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज है, जितना भी नंबर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसका रेंज है -214748364 से लेकर +214748364 तक। ठीक है, लेकिन इसमें लेकिन है, क्या है कि जब तुम कुछ प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, जीसीसी कंपाइलर हो गया, ऐसे कंपाइलर जब यूज करते हो, विजुअल कोड, जीसीसी, ये कंपाइलर जब यूज करते हो, तब ये रेंज रहता है इंटीजर कांस्टेंट का। लेकिन ये नोट कर लो, नोट कर लिए, इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज होता है वो इधर से लेकर इधर तक होता है। नोट कर लिए? हाँ भैया। तो और जब तुम विजुअल स्टूडियो यूज करते हो, जीसीसी यूज करते हो, तब इसका रेंज ऐसा रहता है। लेकिन जब तुम टार्बो सी यूज करते हो या टार्बो C++ यूज करते हो, तब इसका रेंज हो जाता है -327768 से लेकर +32767। ठीक है, ये थियोरेटिकल नॉलेज है, बस लेके रख दो। ठीक है, -32768 लेकर +32767 तक। तुम्हें पूछ सकता है कोई कि विजुअल स्टूडियो या जीसीसी कंपाइलर जब यूज करते हैं तब कितना रेंज होता है, और टर्बो सी या टर्बो C++ जब यूज करते हैं तब कितना रेंज हो सकता है। बस इतना ही जानना है, इससे और कुछ नहीं जानना है। ये हो गया तुम्हारा इंटीजर कांस्टेंट। तो हम लोग क्या सीखे इंटीजर, ये नोट कर लो। नोट कर लिया? कर लिया? हाँ भैया हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में, कि एक इंटीजर कांस्टेंट एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। दूसरा कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए। तीसरा कि ये 0 हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है, और चौथा जो इसका रेंज है मैं बता दिया वो। ठीक है, बात खत्म इसके साथ इधर। ठीक है,
तो अब आते हैं तुम्हारा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या चीज है? रियल कांस्टेंट कुछ नहीं, बहुत सही चीज है। हाँ, रियल कांस्टेंट क्या है तुम्हारा? रियल कांस्टेंट है जो तुम्हारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। मतलब क्या है कि जिसमें पॉइंट आता है 325.04, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रियल कांस्टेंट 325.04। इसमें तुम्हारा फ्लोटिंग नंबर आ रहा है, फ्लोटिंग कांस्टेंट आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्लियर? ठीक है, तो एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। दूसरा बात कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तो रियल कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सब इसका हो गया। और इसका जो रेंज होता है, ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो कितना तक होता है? -3.4 e to the power 38 to +3.4 e to the power 38 तक। ठीक है, ये रट लेना। हाँ, ये चीज रटना है, रेंज हमेशा रट लेना है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर? -3.4 e to the power 38 टू +3.4 e to the power 38 तक। क्लियर? क्लियर? सबको समझ आ रहा है? हाँ, हाँ हाँ भैया। भैया। ठीक, सही है। और दूसरा बात है तुम्हारा जो लास्ट है, लास्ट क्या था हम लोगों का? कैरेक्टर को। कैर ये क्या का रेंज था? इसका ये इसका 3 पॉइंट वाला। हाँ, ये तो तुम्हारा रियल कांस्टेंट था ना, 3.86, ये तुम्हारा रियल कांस्टेंट था। और उससे पहले जो पढ़ा था वो था तुम्हारा इंटीजर कांस्टेंट, बस 3। और आप पढ़ेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। हम बोले ना कि प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर 3 कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, शुरू में बताए। तो ये हो गया तुम्हारा इंटीजर कांस्टेंट, ये हो गया तुम्हारा रियल कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है आप बताएंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट कुछ नहीं, जो स्ट्रिंग पढ़े थे हम लोग पाइथन में, जो लोग पाइथन का क्लास करते हो, जो स्ट्रिंग पढ़े थे, मतलब ये हो गया तुम्हारा, बहुत गंदा हैंडराइटिंग है, तो ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टर कांस्टेंट। क्लियर? जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो होता है तुम्हारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें तुम कुछ भी स्टोर कर सकते भैया हो, कुछ। ऊपर वाला कैरेक्टर नीचे वाला स्ट्रिंग है ना? अरे मतलब कुछ भी कैरेक्टर, वो भी कैरेक्टर ही है ना। बहुत सारा हाँ कैरेक्टर मिलके करेक्टर। एक, वो बहुत सारा कैरेक्टर मिलके वो बना है, तो अल्टीमेटली कैरेक्टर ही हुआ ना। बहुत सारा कैरेक्टर मिलके तो वो बना है ना, तो अल्टीमेटली वो क्या हुआ? कैरेक्टर हुआ ना। तो ऐसे अगर हम जो 2a लिखे तो वो क्या होगा, कैरेक्टर या इंट या रियल? हाँ, जो भी कुछ भी तुम लिख सकते हो इसमें, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो हो जाएगा तुम्हारा कैरेक्टर। तुम क्लियर? ठीक है। आप कैरेक्टर कांस्टेंट इस सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है या सिंगल डिजिट भी हो सकता है, सिंगल स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, बस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहना चाहिए। क्लियर? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, और जो सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में हम लोग बोले थे, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, वो धीरे धीरे सीखेंगे। वो बहुत बड़ा बड़ा चीज है, एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, उसका एक एक इसका चैप्टर रेंज होता नहीं है। है भैया? हेलो? हाँ बोलो। और इसका रेंज कैरेक्टर का? इसका रेंज मेरे को याद नहीं है, हेलो? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसका रेंज कभी पूछा नहीं सर लोगों ने हमसे। कैरेक्टर का रेंज कितना था? ठीक है भैया। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टर का रेंज याद नहीं भाई, मेरे को याद नहीं। बस वो दोनों ही रेंज पूछता था हमेशा हर जगह, तो ये मैं कभी पढ़ा भी नहीं कैरेक्टर का रेंज। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लास में बता देंगे या इस क्लास में बता देंगे, एक गूगल सर्च में निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, हम लोग गूगल सर्च कर लेते हैं। कैरेक्टर रेंज,
इन सी निकल गया, देख लो -122 128 टू 127, ठीक है। हाँ ये पढ़ा था, मैं भूल गया था, -128 टू 127, ठीक है। मतलब वो दो बहुत बड़ा बड़ा नंबर था इसीलिए याद था, -122 128 टू 127, ठीक है, और 0 टू 225, ठीक है। ये अनसाइन कैर क्या है बे? अनसाइन कैट साइन कैट दो अलग अलग चीज होता है। अनसाइन कैट मतलब जिसका, साइन कैट मतलब वो आएंगे धीरे धीरे, जब डाटा साइंस पढ़ेंगे उसमें आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनसाइन कैट साइन कैट सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब धीरे धीरे डाटा टाइप्स पढ़ेंगे आएंगे उसमें। मतलब ये होता है तुम्हारा जस्ट अनसाइन कैट का रहता है 0 टू 225, और साइन कैट का रहता है तुम्हारा -120 टू 127, ठीक है। एक बाइट का स्टोर साइज रहता है, मतलब क्या है, मेमोरी में कोई भी कैरेक्टर अगर तुम ये लिखते हो सी, ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है, ठीक है, क्लियर। अनसाइन क्या है साइन क्या है आएंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स तुम्हारा सोच लो कि इंट si एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, या इधर तुम कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है। इंट ar मेरा नाम ले लिया, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हो गया मतलब इसमें तुम सिर्फ ar के अंदर तुम सिर्फ इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 0 स्टोर कर सकते हो, 1 स्टोर कर सकते हो, -1 स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। और फ्लोट मतलब जो भी सी का क्या, सी में क्या है, अगर तुम कोई भी वेरिएबल्स नेम लिखना चाहते हो उससे पहले उसका डेटा टाइप तुम्हें मेंशन करना है। सोच लो तुम्हें मेंशन मतलब करना है, किसी ने तुमको बोला एक फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट वेरिएबल्स लो, तो तुम क्या लिखोगे, FLOAT फ्लोट। फ्लोट कुछ भी नाम लिख लो डेटा टाइप्स का, सोच लो फ्लोट मार्क्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक फ्लोट मार्क्स नाम का एक वेरिएबल्स क्रिएट हुआ मेमोरी में, जो फ्लोट टाइप इनपुट लेगा, फ्लोट टाइप डेटा उसमें स्टोर होगा, मतलब 2.3 2.4 2.5 इस टाइप का डेटा उसमें स्टोर होगा, ठीक है, क्लियर। और होता है तुम्हारा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या करता है, कैर में क्या होता है, कैर में तुम सोच लो किसी ने तुमको बोला कि कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करो, 1 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट रुको। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो कहा था कैरेक्टर में था ना। तो कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में तुम कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब कैरेक्टर में तुम कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। कैसे कि सोच लो कैर नाम का एक कोड लिया, कोड नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल्स लिया, कोड में तुम आप स्टोर कर सकते हो, कोड इज इक्वल टू मेरा नाम स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। मतलब सी का क्या है, सी में जब तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उससे पहले उसका डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना है। फ्लोट करना चाहिए तो डेटा वेरिएबल नाम के पहले तुम्हारा डेटा टाइप, जो जिस टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो उस टाइप का डेटा टाइप का नाम उसके पहले लिखना है। इंटीजर के लिए इंट लिखना है, फ्लोट के लिए फ्लोट लिखना है, कैरेक्टर के लिए कैर लिखना है, क्लियर, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत सारे कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो एक पहला प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। सोच लो तुम्हारा प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंट एन पी, ठीक है। उसके बाद फ्लोट आर एक्स आई, ठीक है। उसके बाद p इज इक्वल टू 1000 n इक्वल टू क्या है 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8, ठीक है। फ्लोट में ना तो 8.5 कर देते हैं, 8.5। और तुम्हारा एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, p into n into
R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, हो गया। उसके बाद PRINT भैया प्रिंट, ब्रैकेट लगाओ नहीं तो गलत आएगा, एरर आ जाएगा, हाँ एरर आ जाएगा एसआई में, मतलब ब्रैकेट वो नहीं न्यूमरेटर वाला आएगा, पार्ट, इसलिए नहीं कि भाई आएगा। ये तो इसी से डिवाइड करेगा ना आर के साथ। हाँ तो R के साथ ही तो पहले डिवाइड होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में। नहीं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में 100 होता है, ऊपर वाला पहले कैलकुलेट होगा फिर डिवाइड बाय 100 होगा। अगर ऐसे लिख दोगे तो बताओ क्या करेगा, पहले पी का वैल्यू 1000 ले लेगा, फिर 3 का फिर एन का वैल्यू 3 ले तो लेगा, ब्रैकेट फिर लगाना पड़ेगा आर, हमें। हाँ अच्छा आर का ठीक है, वैल्यू 8.5 लेगा, 8.5 डिवाइडेड बाय 100 कर लेगा वो। अच्छा ठीक है। If हर एक चीज जो लिख रहा है वो डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। SI, ठीक है, REURN रिटर्न 0, ठीक। तो ये लिख लिया, इसको रन करते देखते रन होता है या नहीं होता। रन हो गया, ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है 255 है, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा के देखते हैं क्या देता, ठीक है। तो 255 ही देगा, क्यों देगा बताओ। एक फॉर्मूला सीखे थे हम लोग बचपन में, क्या फॉर्मूला पता है? पहले ब्रैकेट अगर डिवाइड नहीं, डिवाइड पहले अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो पहले क्या होता, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस माइनस में 1, एडिशन। जो भी मन, ठीक है, ये सीखा था ना। तो सेम रूल इधर भाई अप्लाई हो ये रहा है। कंपाइलर दे रहा है भाई, लेकिन जनरली एरर आता है। ये कंपाइलर नहीं, इधर ये तुम ये फॉर्मूला तुम जिधर भी लगाओ सेम आएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जशवंत कनेक्टर बोल रहा है, वो भगवान लोग है सी में। तो ब्रैकेट तुम दे सकते हो, एक्चुअल जो रूल है वो ब्रैकेट देना ही है, ठीक है, ब्रैकेट दे सकते हो, प्रॉपर जो रूल है वो ब्रैकेट देना ही है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हो, इस फॉर्मूला में नहीं दे सकते हो, क्योंकि इधर डिवाइड पहले हो मल्टीप्लिकेशन पहले, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है जिसमें पहले हमको ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसमें ब्रैकेट देना जरूरी है। लेकिन इसमें कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई जो यहाँ भी पे है, एरर नहीं आने का मतलब है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रायोरिटी के हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लग रहा है, इसीलिए वो ज्यादा एरर नहीं दे रहा, हाँ सही इसीलिए एरर बात, नहीं आ रहा, इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम प्रायोरिटी के हैं, इसीलिए नहीं हाँ एरर दे रहा है, नहीं तो दूसरा कुछ होता तो एरर देता। हाँ। अगर इधर हाँ। हमको अगर इधर प्लस होता तो सोच लो, प्लस इधर हम प्लस दिए और इसको हम रन किए, ठीक है, देखो क्या वैल्यू दिया, ये वैल्यू दिया। अगर इधर ब्रैकेट लगा के प्लस दिया तो देखो क्या वैल्यू देता, ठीक है। ये आ रहा है क्यों आ रहा है पता नहीं, लेकिन ये नहीं आता जनरली, ठीक है। मतलब एसोसिएटिविटी का जो रूल है उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम टेबल में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे जो बढ़ता है, जो भी है वो हमारा टॉपिक का मुद्दा नहीं है। हम लोग का टॉपिक का मुद्दा ये हम लोग का फर्स्ट सी प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या होता है, क्यों इंक्लूड stdio_h लिख रहा है, इंट मेन क्यों लिख रहा है, ये सब चीज क्यों लिख रहा है वो बताएंगे, ठीक है। तो देखो पहला बात कि इंक्लूड stdio_h क्या है, कुछ नहीं है। इंक्लूड stdio_h एक हेडर फाइल है, और इंक्लूड का मतलब क्या है, इंक्लूड का मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बारे में एक चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इतना जान लो कि इंक्लूड stdio_h है, मतलब इंक्लूड stdio_h एक हेडर फाइल है, जिससे हम एक हेडर फाइल को कॉल कर रहे हैं। stdio_h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h से हम हेडर फाइल को बोलते हैं। उसके अंदर ये printf फंक्शन रहता है, ठीक है। printf जो फंक्शन कॉल कर रहा है, printf फंक्शन उसके अंदर रहता है, इसीलिए हम लोग इंक्लूड stdio_h को पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है, int main, ठीक है। int main क्या हो रहा है, int main कुछ नहीं है, int main एक फंक्शन है। फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन कुछ नहीं, बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सेट ऑफ स्टेटमेंट का एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसके अंदर रहता है उसको फंक्शन बोलते हैं। सीधे बात में यही फंक्शन का आसान भाषा में यही बोलता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। तो इंट मेन के अंदर ये सब स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह में देखते हो कि इधर इंट के जगह वॉइड लिखा जाता है, हाँ या ना, वॉइड लिखा जाता है इंट के जगह पे, हाँ भैया। देखे हो कभी? वो हाँ सही भैया, है या गलत है, हाँ वो सही है या गलत है? सही है। वो सही गलत है। है,
वो गलत है। हमेशा याद रखना void कभी void वो नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग है। मेन को अगर तुम इधर void लिखते हो ये नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग है। कोड चल जाएगा लेकिन ये गलत है, ये नॉन स्टैंडर्ड वे है। इधर हाँ तुम वो तो गलत, टेक्निकली में गलत है लेकिन चल टेक्निकली में जाता है गलत है। कोड। क्यों गलत है? क्योंकि रिटर्न तुम जीरो कर रहे हो, रिटर्न तुम एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो ना। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है तो अगर इंटीजर तुम्हारा टाइप कुछ है। सक्सेसफुल चल रहा है तो तुम जीरो रिटर्न करोगे, अगर कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तब हम लोग वन रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर सक्सेसफुल कोड चल रहा है, जीरो का मतलब है तुम्हारा कोड सक्सेसफुली रन कर गए। अगर तुम रिटर्न वन करते हो तो उसका मतलब है कि तुम्हारा कोड में कोई गलती है, ट्राई एरर, इसमें बहुत सारी चीजें। इतना जान लो कि जीरो मतलब सक्सेस और वन मतलब जीरो का छोड़ के कोई भी नंबर वन सक्सेसफुल है। तो तुम रिटर्न जीरो कर रहे हो और इधर void में क्यों लिख रहे हो? ये तो गलत है ना। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड वे है उसमें हमेशा इंट लिखा जाता है। क्लियर? void लिखना गलत बात है। ठीक है, सी प्लस प्लस, टर्बो सी और सी प्लस प्लस कंपाइलर हम लोगों को क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है चल जाएगा चल जाएगा, वो कंपाइलर चला देते हैं। लेकिन इधर हम void लिखते हैं, इधर इस कंपाइलर पे चलेगा या नहीं चलेगा मेरे को पता नहीं, रन करके देखते हैं। आई थिंक नहीं चलेगा। देखा? हाँ देखो, डिक्लेयर ये एक दे दिया कि डिक्लेयर्ड हेयर मींस एक तुम्हारा शो कर दिया कुछ। तो अगर हम इंट लगाते ये शायद शो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर में नहीं चलता। ठीक है, तो void लिखना गलत बात है क्योंकि हम जब रिटर्न कर रहे हैं जीरो तो उधर क्यों void लगाए? ठीक है, सीधी बात है। तो void लिखना नहीं चाहिए, इंट लिखेंगे हम लोग हमेशा, वही सही रूल है। और दूसरे बात तुम्हारा उसके बाद आते हैं, इन के बाद ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये मेन फंक्शन के अंदर रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, इंट एन और पी ले रहे हैं। दो एन मतलब एन और पी नाम का दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। उसके बाद आर एंड एस आई नाम का दो फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, उसमें पी में कुछ वैल्यू दे रहा है, एन में कुछ वैल्यू दे रहा है, आर में कुछ वैल्यू दे रहा है, इसमें कुछ नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रहा है। और प्रिंट क्या है? प्रिंट और एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है जो इंक्लूड stdioh में रहता है। ठीक है, जिसके लिए ये प्रिंटफ इधर प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इधर इंक्लूड stdioh लगा रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को लगाने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि और परसेंटेज एफ हम लोगों ने क्यों लिखा? परसेंटेज एफ हम लोगों ने इसीलिए लिखा कि हम लोग का फ्लोट, हम लोग एसआई किस टाइप का डेटा लिया? फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो जब हम लोग फ्लोट टाइप का डेटा का इनपुट मतलब फ्लोट टाइप का डेटा का आउटपुट चाहिए हम लोगों को, तब हम लोग परसेंटेज एफ लिखेंगे। जब हम लोगों को इंटीजर टाइप का चाहिए तब हम लोग डी लिखेंगे। जब हम लोग को कैरेक्टर टाइप का चाहिए तब हम लोग सी लिखेंगे। क्लियर? तो ये चीज नोट कर लो कि परसेंटेज एफ और फ्लोट, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर एंड परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर। ठीक, सही है? परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर, परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ भैया। भैया। ये कोड में किसी को कोई दिक्कत है? जो कोड हम कहाँ गया, जो कोड हम लोगों ने लिखा इसमें किसी को कोई दिक्कत है? भैया एक बार वो %d करके एक बार प्रिंट करना, वो .00 ये सब नहीं सब हट आएगा, जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इधर फ्लोट एरर दे देगा। देखो, देखा? वार्निंग, फॉर्मेट परसेंटेज डी एक्सपेक्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंटीजर बट आर्गुमेंट 2 हैज टाइप डबल। मतलब ये फ्लोट टाइप का इंटीजर है। ठीक है, ये फ्लोट टाइप का इंटीजर है और तुम लोग लिख दिया इधर परसेंटेज डी। ठीक है, तो कैसे चलेगा? फ्लोट टाइप का इंटीजर तुम एसआई को ऊपर कर दीजिए, तब करके देखिए तो। हाँ तब चलेगा, तब तो चलेगा। तब तो तुम ले इधर, हम अगर हम एसआई को इधर लगा देते हैं, एसआई को इधर लगाते तब तो चलेगा। तब तुम डिक्लेयर ही किए हो तुम इंटीजर में, तो तब तो चलेगा, तब रन हो जाएगा। देखो तब रन हुआ। तब अगर तुम इधर एफ लिखते हो तब नहीं चलेगा। ठीक है, जिस टाइप का आउटपुट तुम पहले डिक्लेयर कर चुके हो उसी टाइप में तुमको प्रिंट आउटपुट लेना है। ठीक है, क्लियर? भैया अगर हम वो इंटीजर को हटा दें और NP और SI को तीनों को फ्लोट में डालें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, तो चल जाएगा कोड। फ्लोट, सबको फ्लोट में डाल देते हैं तो कोड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तुम जो भी कुछ भी ले सकते हो, मतलब तुम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लोगे। ठीक है, तुम फ्लोट भी ले सकते हो, इंटीजर भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना जब तुम आउटपुट निकालोगे, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखोगे, उसमें जो जो स्टेटमेंट का तुम आउटपुट निकालना चाहते हो, एसआई का हम लोग इधर आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो एसआई का डेटा टाइप पहले जो हम लोग डिक्लेयर कर लिए उसी में हमको आउटपुट लेना है। अगर तुम उसको छोड़ के डी लिख दिए तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हम तो लिए थे इधर फ्लोट और चाह रहे हैं इंटीजर में, तो एरर देगा ही। क्लियर क्लियर, हाँ या ना? हाँ भैया। सबको क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो अब क्या करते हैं, अब ये तो हम लोग ने लिख लिया कि ये इसमें तो हम लोग सब डेटा दे दिया, ठीक है। तब आप लेते हैं कि यूजर से डेटा लेते हैं, यूजर से हम लोग डेटा लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये काट देते हैं प्रिंट। देखा, इसमें बहुत जल्दी जल्दी कोड लिख सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ शॉर्टकट होता है इसमें। एंटर वैल्यूज PNR, ठीक है, इंटर वैल्यूज ऑफ PNR, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ, स्कैनफ में हम लोग लिखेंगे, सब कुछ हम लोग फ्लोट में लिया है, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, ठीक है। परसेंटेज एफ लिख लिया, उसके बाद %p %n %r, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, तो फॉर्मूला लगा दिया, रिटर्न कर दिया 0 और रन करते हैं इसको, देखो क्या होता है। क्या हुआ, ओह सेमीकोलन नहीं लगा, रन करते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ PNR, तो P का कुछ वैल्यू देते हैं, P का प्रिंसिपल का क्या वैल्यू देंगे, सोचो सब कुछ फ्लोट में लिया है, तो 100.10, उसके बाद क्या देंगे, इनका कुछ वैल्यू देते हैं, इन भी फ्लोट में ही देना पड़ेगा, तो 4.5 सेल के लिए, और R का कुछ वैल्यू देते हैं 8.5, ठीक है। तो रन करते हैं, क्या हुआ, भैया आर का वैल्यू दे दो ना, आर का वैल्यू डाल दो वहाँ पे। डाल तो दिया हूँ, फिर से सॉरी, लिखने के लिए बोलेगा, हाँ हाँ इसलिए हाँ कि हाँ आपने प्रिंटफ नहीं लिखा ना आर के लिए। हाँ 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 सही, हाँ। तो और एक बार देख लेते हैं, प्रिंसिपल तुम्हारा 200.10, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा 5.6 साल के लिए, और तुम्हारा R का वैल्यू है 7.8, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा आउटपुट, क्या हो रहा है, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आउटपुट, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है इधर, भैया ये 4.8 क्या है? 4.8 क्या है वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, रुको तो दूसरा कंपाइलर यूज करते हैं, एक मिनट। भैया रिपल डॉट इट खोलो भैया, हाँ भैया मेरा तो नहीं आया लेकिन। हाँ, मेरे में REPL खोलो भैया, सबसे सही है। रिपल सही है, ठीक है, इसमें कर लेते हाँ हैं, ये सेक्सी है। C++, GFG, C कंपाइलर, लिख लेते हैं stdio.h, उसके बाद main, उसके बाद तुम्हारा क्या क्या था,
इनपुट लेना है यूजर से, तो इसके लिए क्या करना है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इन तुम्हारा पी एन, उसके बाद फ्लोट तुम्हारा आर साई, उसके बाद तुम्हारा एंटर वैल्यू ऑफ पी एन आर, ओके, एंटर वैल्यूज ऑफ पी एन आर, उसके बाद तुम्हारा scanf परसेंटेज टी परसेंटेज इफ, ओके, उसके बाद तुम्हारा कहाँ गया एम परसेंट भैया हाँ बोलो। वो printf नहीं है जो एंटर द वैल्यूज ऑफ पी एन आर लिखा, वहाँ पे न्यू लाइन डाल दो, नहीं तो फिर से वो दिक्कत डालेगा। डालना तो नहीं चाहिए, फिर वो कंटिन्यू नहीं होगा ना, अगर भैया यूज नहीं करोगे फिर वैल्यू डाल दो, फिर वो दिक्कत डालेगा बहुत। हाँ ये ऑनलाइन कंपाइलर में ही डालते हैं, ऑफलाइन में नहीं डालते ये सब चीज, तो जो भी है देखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑफलाइन कंपाइलर यूज करेंगे, कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर लेंगे, ENR डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद क्या है परसेंटेज f स्लैश n हमारा रिटर्न 0, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, रन करते हैं इसको। एक छूट गया, क्या क्या इनपुट चाहिए मेरे को, प्रिंसिपल चाहिए, क्या क्या चाहिए, प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं, 100 प्रिंसिपल, उसके बाद क्या चाहिए, n चाहिए, 4 साल के लिए 8.5 इंटरेस्ट है, तो रन करते हैं। ठीक है, आ गया, दिख रहा है, इधर इनपुट दिया कि 100 साल के लिए 100 का चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, 8.5 इंटरेस्ट चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा 34 है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है, क्लियर सबको, क्या बोला? तो देखो क्या हो रहा है कि यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तब scanf का एक फंक्शन, scanf नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं। तो scanf नाम का फंक्शन क्या होता है, scanf printf जैसे एक फंक्शन होता है, scanf भी सेम फंक्शन होता है, ठीक है। तो scanf के अंदर क्या होता है, परसेंटेज डी परसेंटेज, ये कुछ नहीं है, जैसे बोला कि printf के अंदर अगर हम इधर क्या डिक्लेयर किया, p को हम इंटीजर डिक्लेयर किए, इसीलिए p का जब इनपुट लेना है तब इधर परसेंटेज डी लिखना है, n को भी हम इंटीजर डिक्लेयर किए, जब इसका इनपुट लेना है तब इसको परसेंटेज डी लिखना है, और r को हम क्या डिक्लेयर किया, फ्लोट, इसका जब इनपुट लेना है तब ये परसेंटेज एफ लिखना है। अब बात आता है कि ये एम्परसेंड साइन क्या है। एम्परसेंड साइन से कुछ नहीं होता है कि एम्परसेंड साइन एक चीज है जिससे हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब तुम यूजर से इनपुट लोगे, जब तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, सोच लो कि कोई तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट आर, ठीक है, तुम इसका यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, तो फ्लोट आर नाम का एक स्पेस क्रिएट हुआ मेमोरी में, ठीक है। तो फ्लोट आर नाम का एक स्पेस क्रिएट हुआ, उसके बाद क्या हुआ मेमोरी में, जब तुम यूजर से इनपुट लेना चाहते, सोच लो यूजर आर का इनपुट दिया तुम्हारा 8.5, ठीक है, यूजर आर का इनपुट दिया 8.5, तब क्या करेगा, इसका तो एड्रेस होना चाहिए ना, तो उस एड्रेस को हम लोग डिक्लेयर करेंगे एम्परसेंड आर से, ये आर का एड्रेस जहां है उधर में डायरेक्शन करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आर जाके, आर का जो वैल्यू दे रहा है यूजर, वो जाके इस एड्रेस में स्टोर होगा। तो वो एड्रेस कैसे मिलेगा कंप्यूटर को, मशीन को, वो एड्रेस हम लोग एम्परसेंड आर अगर लिखेंगे तो ये फ्लोट आर वेरिएबल जिधर स्टोर किए हम लोग, वो एड्रेस इससे पता चल जाएगा मशीन को, और ये जो वैल्यू है वो वैल्यू जाके आर में स्टोर होगा। तो एम्परसेंड साइन हम लोग बस इसीलिए यूज करते हैं कि जो वैल्यू यूजर दे रहा है उस वैल्यू प्रॉपर एड्रेस पे जाके स्टोर हो, इसीलिए एम्परसेंड साइन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एम्परसेंड मतलब एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है।
इसका और भी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे जब हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है पॉइंटर में हम और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉइंटर में जब पॉइंटर पढ़ेंगे इसका डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना याद रखो कि एम्परसेंड जब हम लोग यूज करते हैं, एम्परसेंड से एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर है, मतलब ये p वैल्यू मेमोरी में जहां स्टोर है उसका एड्रेस डायरेक्ट कर रहा है ये एम्परसेंड साइन से। ठीक है, तो %d यूजर इनपुट दे रहा है, एम्परसेंड उस मेमोरी को लोकेट कर रहा है और ये वैल्यू जाके ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है। क्लियर? एम्परसेंड का क्या काम है? क्लियर? एम्परसेंड का क्या काम है? हेलो 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 हाँ हाँ भैया मैं पता है भैया। ऑडिबल हूँ ना? हाँ भैया, हाँ 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 ठीक है। तो आप क्या कहा, तो इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या पढ़े? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इधर खत्म हो जाता है, इसके साथ ये इधर कुछ नहीं है। बस कुछ चीज याद रखना इस चैप्टर से मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा इंटीजर कांस्टेंट का जो रेंज था, फ्लोट रियल कांस्टेंट का जो रेंज था, कैरेक्टर कांस्टेंट का जो रेंज था, ये सब याद रखना। उसके बाद तुम्हारा क्या याद रखना है कि तुम्हारा 3 टाइप का प्राइमरी कांस्टेंट होता है, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर, और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर एरे, पॉइंटर, ये सब चीज आता है। ठीक है, तो और परसेंटेज a, परसेंटेज d, परसेंटेज ये सब याद रखना। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसके आगे जाके काम पे लगेगा। ठीक है, अब आते हैं कि इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, सी में बेसिकली 3 टाइप का इंस्ट्रक्शन काम पे लगता है, एक तुम्हारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, एक तुम्हारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और एक तुम्हारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। लिख लो कि there are basically 3 types of instruction in C. There are basically 3 types of instruction in C. One is type declaration instruction, दूसरा तुम्हारा arithmetic instruction, तीसरा तुम्हारा control instruction. Type declaration instruction, arithmetic instruction, control instruction. Clear? Clear? लिख लिए? आगे बढ़े? भैया एक बार फिर से बताना। There are basically 3 types of instruction in C. One is type declaration instruction, दूसरा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर? तो पहला क्या बोला मैं? पहले मैं बोला टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इंटीजर का, मतलब जो वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करता है। सोच लो इंटीजर बैग नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका टाइप है तुम्हारा इंटीजर। ठीक है, या फ्लोट नाम का एक डेटा टाइप लिया जिसके अंदर वेरिएबल स्टोर करेंगे r, मतलब r टाइप का जो इंस्ट्रक्शन है वो है तुम्हारा फ्लोट। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन तो सबको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन, जो SI इज इक्वल टू लिखे थे ना, SI इज इक्वल टू P into 10 R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये जो चीज है ये हो गया तुम्हारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो है तुम्हारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इफ एल्स वगैरह जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो बाद में आएंगे। तो इतना याद रखो कि 3 टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है। कुछ बहुत आसान चीज है, बस पूछेगा तुमसे कि कितने टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है इसी में, तुम बता देना, टाइप डिक्लेरेशन, अरिथमेटिक और कंट्रोल। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बता देना। ठीक है, तो इसमें और कोई बात नहीं, हो गया सब बात खत्म। अब हम लोग आएंगे कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो चाहते हैं इधर। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है कि C has measured 2 टाइप ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, C का 2 मेजर टाइप का कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है, एक तुम्हारा इफ एल्स, दूसरा होता है स्विच। ठीक है, तो हर एक के बारे में जानेंगे, कोडिंग करेंगे। तो पहला आता है तुम्हारा इफ एल्स। ठीक है, तो सोच लो एक प्रोग्राम तुम्हें दिया, एक प्रोग्राम तुमको बोला, ये प्रोग्राम स्टेटमेंट ऐसा है कि तुम कुछ चीज खरीदने गया। ध्यान से प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो। तुम जब कोई चीज खरीदने गया तो उधर लिखा हुआ है कि तुम अगर 1000 क्वांटिटी के ऊपर कोई चीज खरीदोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
तो तुम कोई चीज मार्केट में खरीदने गया और उधर लिखा हुआ है तुम 1000 क्वांटिटी के ऊपर कोई चीज अगर खरीदोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब तुम्हें बोला कि ये कैलकुलेट करके ये प्रोग्राम के लॉजिक लगा के एक प्रोग्राम बना के दो, क्योंकि मॉल में तो ऐसा नहीं होता कि हर एक जाएगा कोई कैलकुलेटर लेके बैठा है, ये बंदा खरीदा इसका निकालो, ऐसा नहीं होता। एक कोड और मशीन में रहता है जिसमें से वैल्यू एंटर करते हैं और रिजल्ट दे देता। तो वो कोड क्या होगा, कोड देख लेते हैं हम लोग, कोड क्या है। ठीक है, तो पहले एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं जिसमें क्वांटिटी ले लिया और डिस्काउंट ले लिया। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 1000 से ज्यादा अगर हम लोग खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फ्लोट के अंदर रेट ले लेते हैं, जो खरीदोगे उसका रेट क्या है और टोटल कितना लगेगा। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे हम लोग, प्रिंट एफ एंटर क्वांटिटी एंटर क्वांटिटी एंड रेट। ठीक है, एंटर क्वांटिटी एंड रेट। उसके बाद तुम्हारा एंटर क्वांटिटी एंड रेट हो गया। उसके बाद तुम्हारा स्कैनएफ क्या कर रहे हैं, स्कैनएफ लेके जो वैल्यू यूजर देगा इनपुट वो मेमोरी में स्टोर करना है हमको। तो परसेंटेज डी क्या कर ले रहा है, क्वांटिटी ले रहा है और रेट ले रहा है। क्वांटिटी किसमें है, इंटीजर में है, तो इसलिए परसेंटेज डी लिखा, और तुम्हारा रेट किसमें है, फ्लोट में है, इसीलिए परसेंटेज एफ लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी क्वांटिटी के लिए परसेंट क्यू टी वाई, और उसके बाद परसेंट तुम्हारा डी आई एस। ओके, सॉरी डी आई एस नहीं, रेट ले रहा है, रेट। ओके, तो ये हो गया, यूजर से इनपुट ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ क्वांटिटी अगर 1000 से ज्यादा है, तो क्वांटिटी अगर 1000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट होगा तुम्हारा 10। ठीक है, एल्स डिस्काउंट होगा तुम्हारा 0। ओके, क्वांटिटी अगर इधर क्या लॉजिक लगा, समझ में आया कि क्वांटिटी अगर तुम्हारा 1000 से ज्यादा है तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा 10, अगर नहीं होगा तो तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। तो टोटल कितना पड़ रहा है तुम्हारा, देखते हैं। टोटल इज इक्वल टू, सोच लो कि क्यू क्वांटिटी इनटू रेट माइनस तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा, क्वांटिटी इनटू रेट इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये लग गया तुम्हारा फॉर्मूला। उसके बाद प्रिंट एफ तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आर एस परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ क्यों ले रहा है, क्योंकि टोटल हम लोगों ने फ्लोट डाटा टाइप के अंदर स्टोर किया। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज एफ ले रहे हैं, परसेंटेज एफ। उसके बाद एक्सपेंस देते हैं। हाँ बोलो भैया, ये जो टोटल है ना, तो दोनों में डलेगा ना, इफ में भी डलेगा और एल्स में भी डलेगा, उसको बाहर क्यों लिखा है? कहाँ, मतलब ये हुआ ना, अगर क्वांटिटी अगर 1000 से ज्यादा हुआ तो डिस्काउंट 10% मिलेगा, उसका कैलकुलेशन होगा नीचे वाला जो टोटल लिखा है, ये होना हाँ चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, तो टोटल, हाँ ब्रैकेट में इधर लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट नहीं होगा, तो इफ क्या, ब्रैकेट में रुको। ठीक है, नहीं ठीक ही तो किया हो, क्या दिक्कत है। हाँ बोलो, क्या नहीं बोल नहीं, रहा मैं था। ये बोल रहा हूँ ना, वो तो सही हाँ लिखा था, जो किया था वो सही किया था। मतलब जो हाँ, टोटल जो लिखा है, ये टोटल स्टेटमेंट लिखा है ना, वो इफ के अंदर भी होना चाहिए, एल्स के अंदर भी होना चाहिए। क्यों होना अगर चाहिए। क्यों, अगर क्वांटिटी अगर 1000 के ऊपर ज्यादा और डिस्काउंट 10 मिला तो हमारा टोटल हुआ ये, और अगर डिस्काउंट हमको 0 मिला तो टोटल ये होगा ना, ऐसा होना चाहिए था ना। अरे इसीलिए तो इफ एल्स यूज करते हैं कि पहले, ये तो एक अलग स्टेटमेंट है ना। पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, यूजर से क्वांटिटी ले रहे हैं ना। तो देखो, क्वांटिटी जब पहले ले रहा है उसके बाद चेक कर रहा है ना ये प्रोग्राम की क्वांटिटी 1000 से ज्यादा है, तो तुम्हारा ये लाइन तो इफ एल्स ब्लॉक के बाहर है ना। देखो मैं उसमें आ रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रोग्राम लिख के खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है,
डिटेल्स पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि इतना तक समझ में आया ना, जो बोला इतना तक समझ में आया ना, यूजर से इनपुट ले लिया, ये समझ में आया इतना तक? हाँ अरे भैया। हाँ हाँ ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग। हम क्या बोले थे कि क्वांटिटी अगर 1000 से ज्यादा है, क्वांटिटी अगर 1000 से ज्यादा है तो हम लोग डिस्काउंट लेंगे 10, अगर 1000 से कम है तो हम लोग डिस्काउंट ले लेंगे 0। ठीक है, तो क्या है, अगर यूजर इनपुट दिया क्वांटिटी 1000 से ज्यादा तो डिस्काउंट ले लिया 10, तब ये ब्लॉक नहीं चलेगा ना, तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, ये कैलकुलेशन होगा। हाँ अगर भैया दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हाँ तो हमेशा अच्छा, तुम लोग को ये नहीं हाँ पता हाँ होगा। हाँ, समझ आ गया, हाँ आगे समझ में आ गया। एक चीज सुनो, दोनों तुम बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो पता है, तुम ये बोल रहे हो कंट्रोल सी दबाओ, इधर लिखो भैया, इधर ये लिखो भैया, आप इधर ये लिखो, ये बोल रहे हो ना? हाँ मतलब डिस्काउंट अगर हाँ मिल गया तो ये ठीक है, हो गया, अगर ये नहीं अगर मिला तो तुम छोड़ दिया काम। लिखोगे, ये अगर तुम लिखोगे, इसके लिए एक रूल होता है, पता है? ये रूल हमेशा प्रोग्रामिंग जब करने बैठोगे तब हमेशा एक रूल याद रखना, DRY, ड्राई रूल हमेशा याद रखना। ड्राई रूल का मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ। जितना हो सके कोड में हाँ कोई मिनिमाइज लाइन, करना। कोड नहीं मिनिमाइज नहीं, कोई लाइन कॉपी नहीं करना है, मतलब एक लाइन का रिपीटेशन नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? ड्राई मतलब हाँ डोंट रिपीट योरसेल्फ, ये रूल हमेशा याद में रखना। सारे का सारा जितना भी प्रोग्रामर होता है वो हमेशा ये रूल याद रख के चलता है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब कोड में एक लाइन लिख रहे हो, वो लाइन जितना हो सके तुम दूसरे बार रिपीट ना करो। ठीक है, ये गलत प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस मत करो। समझ में आया क्या बोला? क्लियर? हाँ हाँ ठीक है, तो रन करते हैं। तो कुछ देते हैं तुम्हारा 1200 क्वांटिटी देते हैं। इस कंपाइलर में पहले तुम्हारा ये देना पड़ता है, इनपुट देना पड़ता है। ठीक, जीएफजी का यही दिक्कत है। तो 1200 और तुम्हारा रेट दे दिया तुम्हारा 15.50। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वार्निंग परसेंटेज भैया ए, वहाँ पे वो ब्रैकेट नहीं लगाया भैया इफ एल्स में। ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत ब्रैकेट नहीं, सिंगल लाइन ब्रैकेट स्टेटमेंट नहीं भी लगा लगाया, सकते लेकिन हैं। इंडेंशन दे दिया ना, ये इंडेंशन मैटर नहीं करता है भैया, ना। सिंगल लाइन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सिंगल सकते हैं। जब लाइन, डबल मल्टीपल लाइन भी लाइन लिख सकते हैं, डबल लाइन भी लिख सकते हैं। डबल लाइन लेंगे तो इंडेंटेशन एरर आएगा भैया। नहीं, इंडेंटेशन सही रहना चाहिए। ठीक है, डबल लाइन हम लोग जब प्लस एन लिखेंगे के बाद तब इंडेंटेशन सही रहना चाहिए। देखो मेरा लाइन स्टार्ट हो रहा है इधर से ना, इंटर के बाद लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, इधर से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब तक तुम लाइन इधर से स्टार्ट करोगे तब तक तुम्हारा कोड सही चलता रहेगा। अगर कोई तुम तब तक वो तुम्हारा इफ ब्लॉक के अंदर है, जब तुम इधर से स्टार्ट कर दिए वो इफ ब्लॉक से बाहर आ गया तब वो एरर दे देगा। ठीक है, अच्छा मल्टीपल जी, पता स्टेटमेंट नहीं तुम था। ले सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट तुम अच्छा ले अच्छा। सकते हो। ठीक है, प्लस एन के देखते बाद टीओटी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो देखते हैं इधर क्या एरर दे रहा है कि परसेंटेज एक्सपेक्ट डबल आर्गुमेंट, क्या क्या क्या। अच्छा, इधर हम लोग क्या नहीं टीओटी लिखे, लिखना पड़ेगा प्लस एन के बाद। टीओटी हम लोगों ने नहीं लिखा था। ठीक है, ये हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो इसलिए एरर दे दिया। ठीक है, अब इसको डाउन करते हैं, अब शायद एरर नहीं देगा। ठीक है, आ गया 16,740। ठीक है, टोटल जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है वो आ गया तुम्हारा 16,740। क्लियर? ये कोड क्लियर है? इफ एल्स का ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि तुम कोई कोड लिखो, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ मतलब 1000 से ज्यादा हुआ तो डिस्काउंट 10 मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो डिस्काउंट 10 नहीं मिलेगा। अब 1000 से कम देकर हम लोग ट्राई करते हैं। सोच लो तुम्हारा 900 दिया और उस पर रन किया, ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसमें। कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, ये सब तुम लोगों को पता है, मेरे को पता है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि कोई बच्चा किसी को नहीं पता होगा, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट एडवांस में घुस सकता था, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक इफ एल्स का प्रोग्राम। ठीक है, तो आप किसी ने बोला कि मल्टीपल स्टेटमेंट, जो जिसका बात था, मल्टीपल स्टेटमेंट जब हम लोग लिख सकते हैं तब हम लोग ब्रैकेट यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन
ब्रैकेट यूज करना मल्टीपल स्टेटमेंट में ब्रैकेट यूज करना नेसेसिटी है, क्योंकि उससे कोड पढ़ने में जो लोग कोड कर रहे हो तुम कोड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कोड तो तुम किसी के लिए, कोई कंपनी के लिए कोड कर रहे हो ना। कोई दूसरा बंदा जब तुम्हारा कोड पढ़ने बैठेगा तो उसे पढ़ने में आसानी होगा अगर तुम ब्रैकेट यूज किए हो तो। ठीक है, तो सोच लो एक कोड लेते हैं, एक कोड तुम लोग ये कोड कर रहे हो ना मेरे साथ साथ, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगा। हाँ भैया कर रहे हैं। करते जाना, प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करके उतना अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और एक कोड देखते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है। सोच लो कोई भी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, उसको सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, काम करता है तो ऑब्वियसली सैलरी मिलेगा, तो सैलरी मिलने का कुछ कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है कि उसका बेसिक सैलरी जो 15,000 है, सोच लो उसका बेसिक सैलरी अगर 15,000 से कम है तो उसका HRA और DA, ये सैलरी में बहुत टाइप का चीज है, ये सब में नहीं घुसेंगे हम लोग, बस इफ एल्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, सोच लो किसी आदमी का बेसिक सैलरी 1500 से कम है तो उसे HRA 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी मिलेगा और DA 90% ऑफ हिज बेसिक सैलरी मिलेगा। क्लियर? मतलब किसी आदमी का बेसिक सैलरी अगर 1500 से कम है तो उसे 10% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा HRA में और DA मिलेगा 90% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, तो भैया हेलो, हाँ भैया अभी इफ एल्स मत बताओ भैया, फिर जो जिनको पता नहीं होगा हाँ फिर वो पूरा फंस जाएंगे पूरा। हाँ भैया, ये नेक्स्ट क्लास से करते हैं। मतलब पहले वेरिएबल, डेटा टाइप, असाइनमेंट ऑपरेटर ये सब बताने के बाद कंट्रोल स्टेटमेंट में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे जिसको पता नहीं होगा। क्या क्या क्या, ठीक से बोलो। मैं बोल भैया रहा था ना कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट में अभी ना जाके वेरिएबल वेरिएबल ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म करके फिर बाद में आना, नहीं जिनको पता नहीं होगा पूरा फंस जाएंगे वो। हाँ तो ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का थोड़ा खत्म कर लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद वो पढ़े उसमें चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इफ एल्स स्टेटमेंट का खत्म कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सी का क्या है, सी लैंग्वेज तो तुम लोगों ने सीख लिया ना, कुछ तो बेसिक आइडिया है, तो इतना डिटेल में हम लोग सी का जो बेसिक पार्ट है उसमें इतना डिटेल में नहीं घुस रहे। क्यों नहीं घुस रहे? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, हम लोग को एडवांस टॉपिक सीखना है। जैसे एरे हो गया, फंक्शन हो गया, पॉइंट, ये बेसिक थोड़ा थोड़ा बता के मैं जा रहा हूँ। जिसको कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेगा, मैं उसको बता फंक्शन में डाउट है भैया, फंक्शन में प्रॉब्लम हो हाँ रहा है बहुत ज्यादा। फंक्शन बता देंगे तुम लोगों को मैं सी का। इसीलिए ये प्रॉब्लम डाटा टाइप, इसके बाद मैं डाटा टाइप का एक चैप्टर तुम लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें लॉन्ग पढ़ाएंगे, शॉर्ट पढ़ाएंगे, साइन डाटा टाइप पढ़ाएंगे, अनसाइन डाटा टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब एक अलग ही चैप्टर है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जो बेसिक रूल है वो थोड़ा थोड़ा बता के जा रहे हैं। उसके बाद डाटा टाइप्स का एक अलग चैप्टर। डाटा टाइप इतना छोटा चीज नहीं है, डाटा टाइप के लिए एक पूरा क्लास लग सकता है, बहुत बड़ा चीज है डाटा टाइप। ठीक है, तो डाटा टाइप के लिए एक अलग ही क्लास लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं तुम जस्ट फॉलो करते जाओ, तुम्हें सब आ जाएगा। फंक्शन के बाद हम लोग डाटा टाइप का ये करेंगे, फंक्शन के बाद भैया बहुत सारे। ये वाली क्लास कब तक चलेगी? ये वाली क्लास मतलब नहीं कौन सा मतलब वाली? अभी जो आप पढ़ा रहे हो वो कब तक चलेगा मतलब? क्यों, कितना देर हुआ? 6:30 बजे से स्टार्ट किया, अभी तो 7:30 ही हुआ, 7:45 बजा। चलते हैं, क्यों दिक्कत है किसी को पढ़ने में? पढ़ लेते हैं ना, क्या है, संडे है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ भैया बता दो बता दो। हाँ पढ़ लेते हैं, 8 बजे तक पढ़ेंगे, 8 बजे तक पढ़ेंगे। क्या बोरिंग लग रहा है क्या क्लास? थोड़ा बोरिंग लगेगा पता है मेरे को, क्योंकि सी का इतना खास नहीं है, पाइथन की जैसा नहीं है, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। भाई पता है ना, इसलिए बोरिंग लग रहा है। हाँ तो पता, इसीलिए तो ना भाई, सबको पता नहीं। मैं एक काम क्या कर रहा हूँ कि बस तुम्हारा जो तुम पढ़ चुके हो उसका थोड़ा रिवीजन कर दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद नहीं हम भैया, एडवांस मुझे टॉपिक में। भैया हम मुझे लोग को पता नहीं है। मुझे पता नहीं है भैया, मेरे लिए नया है। हाँ तो भैया इसीलिए मैं, मुझे भी पता नहीं है, हम लोग को पढ़ाया नहीं गया अभी। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। जिन लोगों को पता है उन लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन एडवांस टॉपिक में घुस जाएंगे। दो तीन क्लास के बाद एडवांस, दो क्लास के बाद ही एडवांस टॉपिक में घुस जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, रिकर्शन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। फंक्शन, रिकर्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और इफेल, और जो लोग सोच रहे हैं कि इफेल्स में सब पता है उन लोगों को मैं एक प्रोग्राम दूंगा, वो कर नहीं पाएगा। इफेल्स में बहुत टफ प्रोग्राम होता है, पता है। यही प्रोग्राम मेरे को करके दिखाओ, मैं जो बोल रहा हूँ नोट करो, यही प्रोग्राम करके दिखाओ, सही तरीके से आउटपुट आना चाहिए। जितना 10 हाँ लोग हैं भैया
करके दिखाओ, ठीक है। मैं करूंगा, तुम लोग प्रैक्टिस करके दिखाओ। तो तुम्हारा सुन लो, ध्यान से सुन लो कि कोई हर एक से मैं हर एक स्क्रीन शेयर करेगा और मेरे को बताएगा, ठीक है। ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो। कोई आदमी का बेसिक सैलरी अगर 1500 से कम है तो उसे HRA मिलेगा 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एंड DA मिलेगा 90% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, ठीक है। पहला प्लॉट क्लियर? भाई थोड़ा धीरे धीरे। कोई आदमी का सैलरी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सुनो पहले से, कोई आदमी का बेसिक सैलरी तुम्हारा 1500 से कम है तो उसे HRA मिलेगा 10% ऑफ हिज बेसिक सैलरी एंड DA मिलेगा 90% ऑफ हिज बेसिक सैलरी, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, नोटपैड में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, ये प्रोग्राम मेरे को नेक्स्ट क्लास में चाहिए, ठीक है। नेट से प्लीज मत छापो, नेट में मिल भी जा सकता है, नेट से मत छापना, ठीक है। रिक्वेस्ट है, खुद का दिमाग लगाना, ठीक है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लो। इफ हिज बेसिक सैलरी इज, ठीक है। टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तुमको सेंड कर दूंगा, चलेगा? ग्रुप में सेंड कर दूंगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में जाते हैं। हाँ वो ये ठीक सही है रहेगा भाई, ना? सेंड कर देना, टाइम वेस्ट नहीं दूसरे, होगा। हाँ हाँ भैया। हाँ, टाइम वेस्ट होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में ठीक जाएंगे, है भैया, ये ठीक है। प्रोग्राम को सेंड करेंगे, तुम लोग करके मेरे को सेंड करना, ठीक है। पर्सनल मैसेज में स्क्रीनशॉट भेज देना या कुछ भी करके सेंड कर देना, ठीक है। करने के बाद या कॉपी में लिख के सेंड करना, पिक्चर खींच के, ठीक है। पहले मशीन में रन कर लेना, उसके बाद कॉपी में लिख के सेंड कर देना, ठीक है। अब आते हैं नेस्टेड इफ एल्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स क्या है? नेस्टेड इफ एल्स ये चीज है कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, मतलब क्या है? एक कोड लिख के देखते हैं, सोच लो, आसान सा कोड है। तो एक इंटीजर लिया I, ठीक है। तो printf एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, एंटर either 1 और 2, ठीक है। उसके बाद scanf %d, scanf %d, क्यों ले रहा है %d? क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा लिया है। उसके बाद I का एड्रेस, ठीक है, I का एड्रेस। उसके बाद if I इज इक्वल टू तुम्हारा 1, अगर if I इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो क्या देगा कि printf कि you entered 1, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा else में क्या देगा कि else में और एक if कंडीशन लेते हैं, if I इज इक्वल टू 2 तो देगा printf you entered 2, ओके। हाँ, और इधर एक else लेते हैं, else printf you entered wrong number, ठीक है। you entered wrong number। तो एक प्रोग्राम लिया है जिसमें ये सब दे रहा है, printf you entered wrong number। उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट कहाँ पे? ये सेकंड ब्रैकेट इधर, रिटर्न रिटर्न 0, ठीक है। देखो क्या है कि printf लिया, उसके बाद scanf लिया, एक यूजर से एक नंबर लिया। अगर यूजर ने 1 इनपुट किया, वो इनपुट में 1 दिया तो प्रिंट आउट क्या देगा कि यू एंटर्ड 1। नहीं दिया, अगर यूजर ने 2 इनपुट दिया तो देगा कि यू एंटर्ड 2। और एल्स अगर 2 भी नहीं दिया तो देगा यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये इफ और एल्स, ये दो इफ एल्स ब्लॉक मेन है। देखो हाँ, ये जो इफ एल्स ब्लॉक तुम्हारा मेन इफ एल्स ब्लॉक है। उसके बाद इफ एल्स ब्लॉक के अंदर और एक इफ एल्स लिखा हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का बहुत कांसेप्ट कम में लगता है, इसको बोलते हैं तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो रन करके देखते हैं चलता है या नहीं चलता है।
एक सेकंड ब्रैकेट का गलती हो गया, इधर से ये, उसके बाद इधर से ये, उसके बाद ये, बार वो भैया हाँ, आपने इनपुट नहीं लिया ना, वो पिछले वाला इनपुट ले रहे हो वो वाला। नहीं, इधर सेमीकोलन भी नहीं दिया था, सोच लो। ठीक है, 3 दिया, उसके बाद रन करो। ठीक है, रन हो जाएगा अभी। देखो, यू एंटर्ड रॉन्ग नंबर, ओके, दिखा रहा है रन हो गया। मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एल्स के अंदर भी हम लोग इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, और कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट था नेस्टेड इफ एल्स का, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ कि इफ एल्स हो गया तुम्हारा, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, तुम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर पता है ना, जो a इज इक्वल टू देकर हम लोग क्या करते हैं और a इज इक्वल टू देकर क्या करते हैं, ये पता है ना, इक्वल टू करने के लिए हाँ क्या भैया। असाइनमेंट करने के लिए। नहीं भैया, ठीक नहीं है, पता है। नहीं पता है मतलब, देखो क्या है कि ये जो लिखा है i इज इक्वल टू 1, मतलब i 1 के इक्वल टू है या नहीं है, ये समझाने के लिए हम लोग डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं। अगर i में 1 वैल्यू अगर हम पुट करना चाहते हैं तो i इज इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक है, अगर i 1 के बराबर है, i में जो वैल्यू पुट किया है वो 1 के साथ सही है या गलत है, सेम है या नहीं है, वो जानने के लिए डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर i में कोई वैल्यू हम लोग पुट करना चाहते हैं तो i इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, अगर नहीं तो अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो i डबल इज इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, नेस्टेड इफ एल्स और इसके आगे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है। एंड होता है, और ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, मतलब क्या करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की यूज हम लोग क्यों करते हैं, जो प्रोग्राम हम लोग इफ एल्स लगा के करते हैं वो प्रोग्राम हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से कर सकते हैं। ठीक है, सोच लो कि तुम्हें एक स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दिया और तुमको बोला कि 5 सब्जेक्ट का मार्क को ऐड करो और उसका एवरेज निकालो, और एवरेज 60% निकला तो 60% और उसका एबव निकला तो उसको बोलो फर्स्ट डिवीजन, 50 और 59% के अंदर रहेगा तो उसको बोलो सेकंड डिवीजन, ऐसे डिक्लेयर करो। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग नॉर्मल इफ एल्स का एक प्रोग्राम लगाओगे। सोच लो कि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है, इंट m1 m2 m3 m4 m5। ठीक है, और एक ले लेते हैं परसेंटेज करके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि printf, ठीक है, enter द मार्क्स। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद scanf करेंगे, scanf सोच लो परसेंटेज d, उसके बाद परसेंटेज d, परसेंटेज d, परसेंटेज d, परसेंटेज d, 5 ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, m% m1, m% m2, m% m3, m% m4, m% m% m5। ओके, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आज का लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, m5 1100, उसके बाद डिवाइडेड बाय 500, सॉरी 500। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, परसेंटेज निकाल लिए। उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है, अगर परसेंटेज तुम्हारा 60% से ज्यादा है और 60% से इक्वल है तो तुम लोग क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट करोगे कि प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ये प्रिंट करोगे। अगर नहीं हुआ एल्स तो क्या प्रिंट करोगे कि print printf, नहीं एल्स का कंडीशन देना चाहिए,
सोच लो, एल्स के अंदर तुम लोग कंडीशन दे रहे हो, एल्स के अंदर तुम लोग इफ और एक नेस्टेड इफ एल्स लगा रहे हो। इफ में क्या कंडीशन दे रहे हो, परसेंटेज अगर तुम्हारा 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है तो तुम लोग क्या प्रिंट करोगे, तुम लोग दोगे प्रिंट एफ सेकेंड डिवीजन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड डिवीजन। नहीं हुआ तो एल्स। ठीक है, तो वहां चर्च करना, तो एल्स तुम्हारा क्या होगा कि सेकेंड डिवीजन अगर 60% से एल्स के अंदर और एक इफ कंडीशन लगेगा, इफ परसेंटेज तुम्हारा 40% से ज्यादा है तो तुम्हारा क्या लगेगा, प्रिंट एफ तुम्हारा थर्ड डिवीजन। ओके, थर्ड डिवीजन, सेमीकोलन भूल गए, और ये हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो इसमें एल्स लगेगा, अगर इसमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो हो गया तुम्हारा एल्स के अंदर फेल, प्रिंट फेल कर देते हैं, प्रिंट बंदा फेल हो गया। ठीक है, तो वो हो गया फेल। ठीक है, उसके बाद रिटर्न 0 कर देंगे लास्ट में, रिटर्न 0। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, रन करने में जाएंगे, एक एक करके नंबर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ, देखो बस क्या हो रहा है कि जो मार्क्स एंटर कर रहे हैं हम लोग, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि 60% से अगर ज्यादा हुआ तो तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन, अगर नहीं हुआ तो 50% से अगर अब हुआ तो सेकंड डिवीजन, अगर वो भी नहीं हुआ तो 40% से इक्वल टू और 40% से ज्यादा हुआ तो आ गया थर्ड डिवीजन के अंदर, अगर नहीं आया तो ये सब कुछ भी मैच नहीं किया तब आएगा तुम्हारा फेल। ठीक है, प्रोग्राम लिख लो, रन करके देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रोग्राम को हम लोग ऑपरेटर यूज करके कैसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज करके हम लोग कैसे छोटा कर सकते हैं ये बोलने के लिए, ये इतना बड़ा प्रोग्राम लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको हम एंड ऑपरेटर यूज करके छोटा करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं, मिटा देते हैं। लिख लिया ना सबने, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया स्क्रीनशॉट, मिटा देंगे प्रोग्राम, जल्दी करो। हाँ भैया खींच लिया। ठीक है, तो तुम्हारा इधर से मिटाते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन ले लिया 60% से ज्यादा, आप तुम्हारा इफ अगर परसेंटेज तुम्हारा 50 से ज्यादा है एंड 60 से कम है, ठीक है, 60 से कम है और 50 से ज्यादा, मतलब 50 से 59 के अंदर तक है, तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट बंदा तुम्हारा सेकंड डिवीजन। ठीक है, तो इसका ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं तुम्हारा एंड ऑपरेटर, मतलब ये और ये जब दोनों सेम रहेगा तब ये आउटपुट में, मतलब ये भी कंडीशन चलना चाहिए और ये भी कंडीशन चलना चाहिए, दोनों कंडीशन चलेगा तभी आउटपुट में तुम्हारा रिजल्ट देगा। ठीक है, मतलब 50 से ज्यादा होना और 60 से कम होना तभी उसको सेकंड डिवीजन मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो और एक ब्लॉक लगा लेते हैं और इधर कंडीशन देते हैं तुम्हारा पर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 और एंड लेस देन 50। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ब्रैकेट लगेगा इधर भी एक ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट होगा तुम्हारा थर्ड डिवीजन, प्रिंट एफ तुम्हारा थर्ड डिवीजन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड डिवीजन। अगर ये सब गलत हो गया तो लास्ट में क्या होगा, ये एक मतलब बंदे को 40% से कम नंबर आ गया तो क्या होगा, ये परसेंटेज लेस देन 40 तो क्या आएगा, फेल हो जाएगा, प्रिंट एफ
फेल हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? देखो कि इतना उस पहले बड़ा कोड लिखा था, मतलब हर एक लाइन को डिवाइड कर करके लिखा था, अब 2 लाइन को एक साथ जोड़ दिए एंड ऑपरेटर की हेल्प से। एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, अगर परसेंटेज तुम्हारा 50 से ज्यादा है एंड परसेंटेज तुम्हारा 60 से छोटा है तभी उसको सेकंड डिवीजन मिलेगा। और नेक्स्ट में क्या हुआ, परसेंटेज अगर उसका 40% से ज्यादा है एंड 50% के अंदर है तब उसको मिलेगा थर्ड डिवीजन, और अगर परसेंटेज तुम्हारा 40% से कम है तब उसको मिलेगा फेल। ठीक है, यही तुम्हारा एंड ऑपरेटर का काम होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ऑपरेटर पढ़ेंगे, एल्स इफ कंडीशन पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस टॉपिक में भी जाएंगे। ठीक है, तो सब खत्म करते हैं। जिन लोगों को बोरिंग लगा उन लोगों के लिए सॉरी, लेकिन भाई मेरे को बेसिक्स से स्टार्ट करना है, कोर्स में वही लिखा था। ठीक है, जिन लोगों को बोरिंग लगा उन लोगों को सॉरी भाई, कुछ नहीं कर सकते, कोर्स बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, सेकंड ईयर वाले बंदा या फर्स्ट ईयर के जो एंड से में उन लोगों को शायद थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो भाई माफ कर दे, कुछ नहीं कर सकते भाई, यही रूल है, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो लोग पाइथन क्लास में है उन लोगों को मजा आ रहा है ना, पाइथन में मजा आ रहा है सी से ज्यादा, आया ना? हाँ भैया। पाइथन में सी से ज्यादा मजा आ रहा है ना? मेरे को भी हाँ। आता है। ठीक है, हाँ तो कल एक कुछ बात बोले थे कि जिन लोग प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोले थे कल, और एक चीज करना है प्लेसमेंट में, जो 6 सब्जेक्ट बोले थे उसके साथ और एक चीज करना है 4 साल में, एप्टीट्यूड कर लेना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा कंपनी जैसे हाई रेडियस वगैरह वो एप्टीट्यूड के ऊपर बेस होता है, एप्टीट्यूड का मेन मुद्दा होता है, एप्टीट्यूड वगैरह, क्वांटम भाई रीजनिंग। बताओ ना भाई, क्या बताए थे बताओ एक बार, कल तो पाइथन वाले क्लास में हम लोग थे नहीं ना। अच्छा, कुछ नहीं बोले थे 4 साल में 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, डिकोडिंग